हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि डीआरटी एक्ट 1993 के बाद जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। अब आज हम देखेंगे ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, इनकी पावर्स क्या है और उनके बारे में हर एक एस्पेक्ट जो हमारे इस एक्ट में दिया गया है आज हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये दो तरीके के ट्राइब्यूनल्स इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। अब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल अभी 39 है। इलाहाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, मुंबई हर जगह है। अब कई जगह मतलब बहुत सारे एरियाज जहाँ केस ज्यादा है वहां नंबर भी ज्यादा है। जैसे न्यू दिल्ली और मुंबई में 3 है, चेन्नई और कोलकाता में 2 डीआरटीज हैं। और जितना कई जगह ऐसा भी है कि लोग कम है पर एरिया वास्ट है। जैसे कि गुवाहाटी में क्या सीन है कि 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का वो है, और चंडीगढ़ में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा तीनों का डीआरटी है। तो ऐसे इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। अब डेट रिकवरी जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है पहले यहाँ जाएगा फिर अपील जाएगी यहाँ पर। तो ये अपील वाले ट्राइब्यूनल्स हैं। ये प्रेजेंटली 5 हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इलाहाबाद और कोलकाता। ये क्या है, इनके पास अपीलेट और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ओवर द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। ठीक है। अब हम इसके हमारे स्टेट्यूट को कवर करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले डीआरटी को लेके सेक्शन 3 कहता है कि एस्टेब्लिश कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव से, एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जो कि है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहाँ होता है? नोटिफिकेशन होता है इन ऑफिशियल गैजेट। जो डेट दी गई है उस दिन से होता है, और अगर कोई डेट नहीं दी गई है तो बाद में जो है वो अनाउंस हो जाता है कि इस दिन से है। तो नोटिफिकेशन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि गवर्नमेंट देती है। कहाँ? ऑफिशियल गैजेट में। कितने होंगे? नंबर जैसा कि गवर्नमेंट को फिट लगेगा, डीम फिट। जुरिस्डिक्शन क्या होगी? जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वैसे ही डीआरएटी सेक्शन 8 में आता है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, नोटिफिकेशन से करेगी जितना नंबर सही लगेगा, और जो जुरिस्डिक्शन। ये दोनों हम पैरेलल पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो प्रोविजंस है वो सिमिलर हैं, तो इसलिए इसको समझने में भी इजी होगा और हमारा वर्कलोड भी हाफ हो जाएगा। तो सेक्शन 3 इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 8। बस ये डीआरटी के बारे में है, ये डीआरएटी के बारे में, बातें सब सेम है। फिर सेक्शन 4 में आते हैं हमारे पास कॉम्पोजिशन। डीआरटी में क्या क्या होगा? डीआरटी में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? या तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा दूसरे ट्राइब्यूनल का इन एडिशन। मतलब कि इन एडिशन का क्या मतलब है कि एक ट्राइब्यूनल है सपोज। अब इस ट्राइब्यूनल का जो ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो इस ट्राइब्यूनल के साथ साथ हमारा जो डीआरटी है उसका भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है, और जुडिशियल ऑफिसर अदर ट्राइब्यूनल इन एडिशन। वैसे ही किसी और ट्राइब्यूनल का जो जुडिशियल ऑफिसर है वो भी हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है। अब सेक्शन 9 हमें बताता है डीआरएटी की कॉम्पोजिशन। वो क्या कहता है कि एक हमारे पास चेयरमैन होना चाहिए, चेयरमैन ऑफ अनदर एपिलेट ट्राइब्यूनल इन एडिशन। सेम बात, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, इसमें कौन होना चाहिए? चेयरमैन होना चाहिए। क्या? अनदर एपिलेट ट्राइब्यूनल इन एडिशन। वही सेम बात कि किसी और एपिलेट ट्राइब्यूनल का है, और इन एडिशन जो है ये डीआरएटी का भी है। अब हम क्वालिफिकेशंस देखते हैं। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? इज और हैज बीन, या तो है या था। क्या था? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। अब ये जो हमारे पास चेयरमैन है डीआरएटी के, उनकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं। इज और हैज बीन हाई कोर्ट जज, वो हाई कोर्ट के जज थे। 3 इयर्स इंडियन लीगल सर्विसेज में उन्होंने काम किया है ग्रेड 1 पे, या फिर 3 इयर्स के लिए उन्होंने क्या किया है, किसी ऐसी ही सेंट्रल, उसमें एक ऐसी सेंट्रल पोस्ट में या प्रैक्टिस की है। ठीक है। तो 3 इज और हैज बीन हाई कोर्ट जज, 3 इयर्स इंडियन लीगल सर्विसेज, और 3 इयर्स का दूसरा काम। ठीक है। तो सेक्शन 5 में किसकी हमारे पास क्वालिफिकेशन थी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। और सेक्शन 10 में किसकी है हमारे पास? चेयरमैन की। उसके बाद आगे टर्म, सेक्शन 6 बताता है कि डीआरटी की टर्म 5 इयर्स और 65 विच एवर इज लेस। डीआरएटी की सेक्शन 11 बताता है 5 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर इज लेस। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेंबर्स क्या है। सेक्शन 7 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेंबर्स इसके डिसाइड करती है। इसके मेंबर्स क्या क्या है? आरओ हो सकता है। आरओ कौन होता है? आरओ हमारा रिकवरी ऑफिसर होता है। वैसे हम इसके
प्रोविजंस बाद में और सही ढंग से पढ़ेंगे, पर ये एक रिकवरी ऑफिसर होता है जो रिकवरी से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह करनी होती है वो करता है। अदर ऑफिसर और कोई ऑफिसर और एम्प्लॉयज हो सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर, और इनकी सैलरी और अलावेंसेस जैसे भी प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड किसने किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रेस्क्राइब करेगी वो इनकी सैलरी है। सेक्शन 12 बताते हैं हमारे पास डीआरएटी के मेंबर्स, सेम है सेक्शन 7, सारे सेम मेंबर्स हैं एक्सेप्ट रिकवरी ऑफिसर इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो ये क्या है, ये एक अपेलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो भी डिस्कवरी करनी होती है फैक्ट्स की, इन्वेस्टिगेशन कि भाई उसके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ से हम पैसे निकाल सकते हैं, वो सारा प्रोसेस तो पहले ही ट्रायल का होता है, पहले ही केस का सारा। जब ये सब डिसाइड हो गया तो दोबारा थोड़ी अपील में करेंगे, तो इसलिए अपील में कोई रिकवरी ऑफिसर नहीं होता है। उसके बाद इनकी सैलरी और अलाउंसेस आती है दोनों की। अब ये तो थे सेक्शन 7 और सेक्शन 12 तक जो इन पे सेपरेटली अप्लाई होते थे, अब जो दोनों पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये 7 तक खत्म हो गया, 8 से हमारा जो है ये शुरू हो गया था ये वाला, ठीक है। अब हम सेक्शन 13 बताता है सैलरी और अलाउंसेस कैसे हैं, जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड हैं। सेक्शन 14 बताता है वैकेंसी, वैकेंसी जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है उसी तरीके से हम वैकेंसी निकालेंगे, जितना भी उसने ये पीओ होएगा, ये ऑफिसर होएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वैकेंसी बना देंगे कि ये सीन है। फिर रिजाइन और रिमूवल सेक्शन 14 में ये भी आता है, ये कहता है कि रिजाइन करना है तो रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, तब तक नहीं जब तक 3 months या न्यू अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर उससे पहले अगर नई अपॉइंटमेंट होगी जो भी उनमें से पहले हुआ तो वो रिजाइन कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे को रिजाइन करना है तो मेरे को 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो 3 महीने बाद में रिजाइन कर सकती हूँ, और अगर कोई अपॉइंटमेंट होगी तो जब अपॉइंटमेंट होगी मैं तब कर सकती हूँ, मतलब जो भी पहले होगा। रिमूवल कब हो सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे। इंक्वायरी कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है तो हाई कोर्ट का जज करेगा, और कमिश्नर है तो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, ठीक है। ये होगी इंक्वायरी इनकी अगर रिमूवल करना है तो। फिर अगर हमें इसकी केस स्टडी पढ़नी है तो हमें क्या करना है, drt.gov.in, इस पे हम केस सिटी डालेंगे, केस का नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, ईयर डालेंगे, टाइप डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और सर्च करेंगे, और जो भी फी ये मांगता है वो दे देंगे। तो इससे हम जो है आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, कोई भी अगर केस पेंडिंग है, या वैसे ही अगर आपको नॉलेज के लिए देखना है तो भी आप इस वेबसाइट को drt.gov को चेकआउट कर सकते हो। फिर सेक्शन 17 हमें बताता है कि जुरिस्डिक्शन पावर अथॉरिटी एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटी दी है वो इनको मिलेगी। 17 है हमें बताता है कि चेयरमैन की पावर क्या होगी, चेयरमैन की पावर है कि वो सुपरवाइज करे और कंट्रोल करे। कंट्रोल क्या करे, एक तो वर्क को अप्रेज करे कि सब लोग कैसा काम कर रहे हैं, और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाए कि सब लोग ये क्या काम कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट जो है वो किसको दे, ये रिपोर्ट वो दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई केस है तो उसकी इंफॉर्मेशन फर्निश करे, मीटिंग कंडक्ट करे। अगर मान लो प्रूव्ड मिसबिहेवियर था, जब हमने रिमूवल पढ़ा था उसमें था कि प्रूव मिसबिहेवियर प्रूव करना पड़ेगा, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी या की को इंक्वायर करे और उसे प्रूव करे, ठीक है। तो ये सब हमारे पास चेयरमैन की पावर्स आ गई। फिर बार टू जुरिस्डिक्शन क्या है कि एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बार है इसकी जुरिस्डिक्शन में, मतलब कि सबसे पहले हमारे पास डीआरटी, फिर उसके बाद हमारे पास डीआरएटी, इसके अलावा और भी कोई भी केसेस होते हैं, और जो भी कोर्ट्स होते हैं चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चाहे वो कोई भी कोर्ट है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के अंडर रिट्स में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, थैंक यू।